जब अपन जब लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा, एंट्रोपी पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? एंट्रोपी क्या होती है भाई कि सर एंट्रोपी हमें पता है रैंडमनेस को बताती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। हमने ये पढ़ लिया था कि एंट्रोपी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। हमने एंट्रोपी के फॉर्मूले पढ़े थे, फेज कन्वर्जन की अलग होती है और बाकी टाइम में अलग होती है। एक एनसीएम डेल्टा एनसीएम एल एन टी टू अपॉन टी वन होता है, एक एनसीवी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एनआर एल एन वी टू अपॉन वी वन। क्लियर है? फेज कन्वर्जन का ध्यान रखना है बेटा, फेज कन्वर्जन की अलग है, बाकियों की अलग है। और अगर आपको एंट्रोपी टोटल चेंज पूछे तो भी निकाल सकते हो। चलो आज अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज अपन पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने को क्या कहता है, ध्यान से सुनो बेटा। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या है बेटा? कांस्टेंट है। क्या है बेटा? कांस्टेंट। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीज। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीज, कांस्टेंट नहीं, ऑलवेज इंक्रीज। जो एंट्रोपी यूनिवर्स की है वो हमेशा इंक्रीज होती है। हमेशा क्या होती है? यूनिवर्स की। किसकी होती है? अब मैं तुम्हें कहूं एक आइसोलेटेड सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? तो आइसोलेटेड सिस्टम को बाहर से कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या उसका यूनिवर्स वही खुद ही हो गया? भाई यूनिवर्स क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम ही तो है। भाई मैं पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम बना दूं तो वो कैसा सिस्टम बनेगा? आइसोलेटेड। पहली क्लास में बात हुई थी। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम अपने आप में एक यूनिवर्स है, उसका बाहर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? एंट्रोपी ऑफ स्पॉन्टेनियस आइसोलेटेड, स्पॉन्टेनियस है सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीज। दोनों बातें सेम सेम हुई। मैं यूनिवर्स को क्या मानता हूं बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम, तो वही होगी एंट्रोपी ऑफ स्पॉन्टेनियस आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया बेटा सबको? तो क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये कहता है डेल्टा एस यूनिवर्स, अगर डेल्टा एस यूनिवर्स अगर क्या है ग्रेटर देन जीरो, तो वो प्रोसेस कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। क्या होगी? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? फिजिबल। क्या होता है? फिजिबल। तो आपको डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना है। क्या निकालना है? अगर डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो उसे आप क्या बोलोगे? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस यूनिवर्स अगर लेस देन जीरो आ जाए तो उसे क्या बोलोगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बोलोगे? डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस यूनिवर्स अगर जीरो आ जाए, क्या आ जाए बेटा? जीरो, तो इसको हम बोलते हैं कि सिस्टम के प्रोसेस किसमें? इक्विलिब्रियम में। किसमें बेटा? ना फिजिबल है ना नॉट फिजिबल। तो क्वेश्चन में कई बार आता है नॉन फिजिबल प्रोसेस। नॉन फिजिबल मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस। तो हमें क्या देखना है? यूनिवर्स। क्या देखना है? यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। 3 बार बोलो इस बात को। यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है स्पॉन्टेनियस के लिए। किसके लिए? नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए नहीं। अब देखो ध्यान से, लास्ट क्लास में अपने को पता है, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है बेटा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यही होता है बेटा। लास्ट क्लास में जो शुरू में मैंने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने क्या कहा था कि घर को क्या रखना चाहिए बेटा? सूखला रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? उसमें थोड़ा सा मैं झूठ बोला, थोड़ा सा मैं क्या बोला था? झूठ। क्लियर है? मैंने तुम्हें पूरे फैक्ट गिनाए थे, लेकिन सारे फैक्ट क्या थे बेटा? फैक्ट ही थे, सच्चाई नहीं थी। फैक्ट होने का मतलब कोई चीज सच नहीं होती। अगर किसी ने कहा कि ये चीज फैक्ट है, तो कोई चीज फैक्ट है इसका मतलब थोड़ी वो सच है। लास्ट क्लास में मैंने सारे फैक्ट गिनाए थे, लेकिन वो सारे फैक्ट सच नहीं है। क्लियर है? मैंने एक वर्ड छुपा लिया था, वो था यूनिवर्स। क्या छुपा लिया था? मैंने कहा कि एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, तो बात तो सच थी, एंट्रोपी, लेकिन यूनिवर्स की। किसकी बेटा? मैंने ये थोड़ी कहा था सिस्टम की ही बढ़नी चाहिए। ये बात तो गलत है ना। यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़नी चाहिए, चाहे सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम की घटे लेकिन सराउंडिंग की बढ़ गई, ऑल ओवर यूनिवर्स की बढ़ जाए, तो भगवान यूनिवर्स चेक करता है। क्या चेक करता है? यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। अब तुम कहोगे सर हमें घर साफ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखो चाहे मत रखो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आपके घर को साफ रखने से यूनिवर्स को क्या फर्क पड़ा, ये चेक करना है, ना कि तुम्हारे घर को। कि सर मैंने घर को पूरा अरेंज कर दिया, घर को क्या कर दिया? पूरा अरेंज। तो हो सकता है वो यूनिवर्स के हिसाब से डिस्टर्बिंग हो। सर कैसे? कोई चीज बहुत ज्यादा ऐसे डिसअरेंज पड़ी है, आप उसमें से किसी चीज को अरेंज कर दो, तो पूरे डिसअरेंजमेंट में से वो अलग दिखेगी, तो क्या और डिसअरेंजमेंट हुआ? अरे सारे सूगलों के बीच में एक नहा धो के आ जाए तो वो अलग दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो डिसअरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो। डिसअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? अलग दिखना। डिसअरेंज का मतलब ये नहीं सूगला दिखना। डिसअरेंजमेंट का मतलब होता है रैंडम, रैंडम मतलब अलग दिखना। तो अगर तुम अपने घर को साफ रखते हो और पूरी यूनिवर्स क्या है बेटा? बिखरी पड़ी है, तो उस बिखराव में वो साफ रखना क्या दिखेगा? अलग दिखेगा। और अलग दिखा मतलब क्या हुआ? रैंडम। और
तो रेंडमनेस बढ़ी कि नहीं बढ़ी? लेकिन वो रेंडमनेस तुम्हारे कमरे की बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है? कमरे की घट रही है, बढ़ रही है। उससे मुझे यूनिवर्स को चेक करना है। क्या चेक करना है? कि सर मैं कमरे को साफ रखूंगा तो कमरा कैसा हो जाएगा बेटा? पूरा अरेंज क्या हो जाएगा? पूरी यूनिवर्स सराउंडिंग पूरा बिखरा हुआ है, तो यूनिवर्स के हिसाब से तो वो बिखरा हुआ माना जाएगा, क्योंकि डिसअरेंज दिखेगा। क्या दिखेगा? डिसअरेंज में रैंडम दिखेगा। यूनिवर्स बिखरा हुआ है, तुम्हारा कमरा साफ, तो क्या होगा बेटा? डिसअरेंजमेंट हुआ। तो हमें तो यूनिवर्स का डिसअरेंजमेंट देखना, ऑल ओवर डिसअरेंजमेंट आया कि नहीं आया। तो कमरे को साफ ही रख लिया करो, मम्मी कूटेगी वरना। कल वाले ज्ञान को ज्यादा मानना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कमरे को साफ रखना सिस्टम पर है। भगवान सिस्टम चेक नहीं करता, भगवान क्या चेक करता है? यूनिवर्स। कि तुम्हारे किए गए, जैसे तुम क्या करते हो कि सर हमने कमरा साफ किया, तो तुम्हारे कमरे साफ करने से सिस्टम की एंट्रोपी बदली। सिस्टम की एंट्रोपी तय नहीं करती स्पॉन्टेनिटी को, यूनिवर्स की तय करती है। कौन तय करती है? हमारी बात में। तो कल जो अपन ने कहानी सुनी उसमें क्या था बेटा? यूनिवर्स नहीं दौड़ा था, तो मम्मी कूटेगी, साफ सुफ रख लिया करो। ठीक है, और आगे तो समझ में। तो अब बात करते हैं बेटा, अब एक समस्या ये है कि सर हम यूनिवर्स कहां तक नापने जाएंगे? भाई आपने केमिकल रिएक्शन कराई, वो वहां तो दिख गया कि उसकी एंट्रोपी बड़ी घटी, लेकिन पूरे यूनिवर्स को नापने कहां जाएंगे? यूनिवर्स तो हमें पता भी नहीं कहां तक है। और बोलो, तो क्या ये बातें किताबी नहीं हो गई क्या? तो ये किताबी बातें एग्जाम में आएगा तो बस इतना आएगा, यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो, स्पॉन्टेनियस लेस देन जीरो, नॉन स्पॉन्टेनियस इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम। लेकिन ये बातें किताबी है क्या है बेटा? हमें एक ऐसा चीज चाहिए जो हमें रियलिटी में बता सके। इसके लिए हमने एक नई थर्मोडायनेमिक टर्म डिराइव की जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स से फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है बेटा? इट्स ए थर्मोडायनेमिक टर्म दोज डिफाइन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ए प्रेशर। पहली बात तो ये टर्म हमेशा डिफाइन ही नहीं है, ये टर्म डिफाइन सिर्फ एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। मतलब हम पूरे यूनिवर्स को नहीं पता कर पा रहे, तो हमने कहा कि सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे तो पता कर ही सकते हैं, वह सब चीज तो नहीं। तो हमने कहा यार पूरा यूनिवर्स तो कहाँ नापने जाएंगे, तो यूनिवर्स नापने की जगह अपन क्या करते हैं, छोटी सी चीज पे आ गए। वो छोटी सी चीज क्या थी बेटा? गिब्स फ्री एनर्जी। हमने कहा एक काम करते, इतने दूर तक देख लेते हैं जितनी हमारी औकात है। हम इतना यूनिवर्स तो नाप नहीं सकते, छोटा सा देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? छोटा सा। जैसे वो भगवान गणेश वाली कहानी है ना, भगवान गणेश और कार्तिकेय को कहा था कि पूरी दुनिया का चक्कर काटना है, तो भगवान गणेश ने कहा मैं तो माता पिता के चक्कर काट लेता हूँ। क्लियर है? वही दुनिया। तो सेम कहानी है, मैं कहाँ यूनिवर्स नापने जाऊंगा, मैं गिफ्ट एनर्जी निकाल लेता हूँ। बस इतनी औकात हम इंसानों की। क्लियर है? तो हमने कहा औकात में रहते हैं। ऊपर कहा ये तो पूरी तरह सच नहीं है, यूनिवर्स नहीं है। कहा ठीक है यार, क्योंकि पूरी तरह सच क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो टेम्परेचर और प्रेशर पे देख रहे हो कांस्टेंट, हो सकता है वेरिएबल हो। तो हमने कहा देखी जाएगी यार, अभी इतना सीख लो, अभी इतना सीख लो, इतना सीख गए बाकी बाद में सीख लेंगे। अरे बोलो। तो अब यहाँ पे डेरिवेशन अपन पढ़ेंगे नहीं, कि डेल्टा एस यूनिवर्स होता है ना बेटा, टी डेल्टा एस यूनिवर्स वो इक्वल होता है माइनस डेल्टा जी सिस्टम के। किसके इक्वल होता है? टी डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल होता है माइनस डेल्टा जी सिस्टम के। ये यूनिवर्स है, ये टी टेम्परेचर है, ये माइनस टी डेल्टा जी सिस्टम। तो ये क्या है बेटा? अब आप मुझे बताओ कि डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा। डेल्टा जी क्या होगा? जब डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यूनिवर्स कैसा आएगा बेटा? ग्रेटर देन जीरो। और यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो तभी आएगा जब डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन जीरो। तो आगे से हम रिएक्शंस में डेल्टा जी निकालेंगे। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी लेस देन जीरो आ गया तो प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? स्पॉन्टेनियस। क्योंकि डेल्टा जी लेस देन जीरो आ गया तो यूनिवर्स अपने आप ही क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो। आई बात में। यही पढ़ते हैं हम। डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव बाहर नेगेटिव तो ऑल ओवर यूनिवर्स क्या आएगा? नेगेटिव। और यूनिवर्स का नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आ गया तो वही कह देंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बोल देंगे? और अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो यूनिवर्स क्या हो जाएगा? जीरो। और ये डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो तो अपन क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम में। तो आगे से अपने लिए क्या हो गया बेटा? डेल्टा जी देखना है तो यूनिवर्स का डेल्टा एस तो क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो, स्पॉन्टेनियस। लेकिन डेल्टा जी उल्टा चलता है, डेल्टा जी लेस देन जीरो क्या है? स्पॉन्टेनियस। बस दो लाइन याद रखो, बाकी तो अपने आप कर हो जाएगी। डेल्टा जी क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। और डेल्टा एस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, स्पॉन्टेनियस के लिए। बाकी अपने आप उल्टा सुल्टा हो जाएगा। अब जी है क्या? जी को इस तरह से डिफाइन किया गया, जी इक्वल होता है एच माइनस टी एस के। सर ये क्या मतलब हुआ? अभी तो आपने कहा डेल्टा जी इक्वल टू टी डेल्टा एस। बेटा वो डेल्टा एस यूनिवर्स का है, किसका है बेटा? और ये ऐसे सिस्टम का किसका है बेटा? जिसकी हम कल बात कर रहे थे, रूम गंदा रखना है कि नहीं, ये सिस्टम का है। तो सिस्टम डायरेक्टली को डिफाइन करता है, डिफाइन कौन करते हैं? यूनिवर्स और जी। यूनिवर्स और सिस्टम तो जी का एक पार्ट है। जी का क्या है कि तो ये फॉर्मूले में बच्चा कंफ्यूज होता है, टी एस टी एस।
लेकिन ये यूनिवर्स है और ये सिस्टम। तो G इक्वल टू एच माइनस ए टी एस, तो डेल्टा G इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्योंकि टी तो क्या है, कांस्टेंट, टी तो क्या है, अरे बोलो। तो क्या ये देखो, ये फॉर्मूले बच्चे को कंफ्यूज कर देता है, माइनस टी डेल्टा एस, ये रहा टी डेल्टा एस, अरे बोलो, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं भाई, ये सिस्टम का है, किसका है बेटा। तो आगे से हमें क्या देखना है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ए टी डेल्टा एस। क्वेश्चन क्या आएगा, डेल्टा एच गिवन होगा, डेल्टा एस गिवन होगा, डेल्टा जी निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो क्या बोलोगे, स्पॉन्टेनियस, लेस देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्वल टू जीरो तो इक्विलिब्रियम। जब भी क्वेश्चन को पूछा जाए फिजिबल नॉन फिजिबल, डेल्टा जी निकलेगा, क्या निकलेगा, जैसे क्वेश्चन है फाइंड आउट टेम्परेचर रेंज, फाइंड आउट ए टेम्परेचर रेंज फॉर विच, फॉर ए, पढ़ो आगे क्या लिखा है, फॉर विच प्रोसेस स्पॉन्टेनियस व्हेन डेल्टा एच, आपको डेल्टा एच कितना दिया है, माइनस 20 किलो जूल, और डेल्टा एच कितना दिया है, माइनस 100 जूल पर, जो भी है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब अपने को पता है जूल पर केल्विन है, और वो जूल दिया है। तो आपको क्या पूछा है, स्पॉन्टेनियस पूछा, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस ए टी डेल्टा एस। और क्या पूछा है बेटा, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस लेस देन टी, और बोलो। और हमें पता है डेल्टा एच कितना दिया है बेटा, -20 किलो जूल, तो -20 इंटू 1000, अरे बोलो, एस कितना दिया है, -100 जूल, जीरो से जीरो कट गया, सॉरी, माइनस से माइनस कट गया तो कितना आया, 200 नहीं, 200 कैसे, 20 है ना, हाँ 200 जूल, 200 आया, कितना है बेटा, 200, 1000 था ना, तो तीन, हाँ 200, एक दो ही जीरो कटे, तीन जीरो गलती से कटे, ठीक है, इसको मैं वापस लिख देता हूँ, जीरो दो ही कटे, किलो था ना, ये ध्यान रखना बेटा, कई बार हम किलो लगाना भूल जाते हैं, किलो है, किलो को ध्यान रखना बहुत आता है इसमें, थर्मोकेमिस्ट्री डायनेमिक्स में किलो का बहुत पंगा है। तो 20 किलो जूल, अब मुझे, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि बेटा आपको पता है मैथ में इक्वलिटी का साइन होता है, अगर आपने माइनस माइनस बराबर में क्या होता है, अगर -5 इक्वल टू -x तो x x कट जाता है, क्लियर है? लेकिन अगर लेस देन ग्रेटर देन का साइन हुआ, अगर आपने माइनस को काटा तो इक्वलिटी का साइन भी बदलता है, और यही गलती सबसे ज्यादा होती है, तो अपन माइनस को माइनस कहते सर यही तो काटा, इधर उधर तो काटा ही नहीं, आपने यहाँ माइनस माइनस काटा, तो ये वैसे दिखना क्या चाहिए था, बच्चा क्या करता है, 200 सेम ऐसे रख देता है, अरे नहीं भाई, मैथमेटिकल अब ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, और 200 केल्विन मतलब जब तक टेम्परेचर 200 केल्विन से नीचे नीचे, तब तक प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, क्या है बेटा, 200 केल्विन पे इक्विलिब्रियम, उससे ज्यादा पे क्या हो जाएगा बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखना जो भी टेम्परेचर 200 केल्विन से नीचे, वही हमारा आंसर, वही हमारा क्या है, समझ में, गलती क्या करोगे, ये नेगेटिव साइन काटते समय तुम क्या कर दोगे, इस ग्रेटर देन साइन को बदलोगे ही नहीं, हरी बात में, तो इधर इधर ही आपने माइनस से माइनस काटा, लेकिन ये भी बदलेगा, ये भी, अरे बोलो, कोई दिक्कत। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट टेम्परेचर रेंज, फाइंड आउट ए टेम्परेचर रेंज फॉर विच प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस, आपको डेल्टा एस दिया और डेल्टा एस दिया है, क्या करोगे बेटा, सबसे पहले डेल्टा जी को क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा जी की ग्रेटर देन जीरो करोगे तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्या लिखोगे, ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस लेस देन टी, डेल्टा एच कितना दिया है बेटा, -20 किलो जूल, डिवाइडेड बाई डेल्टा एस कितना दिया है, -5 जूल, ग्रेटर देन टी, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 4, माइनस से माइनस करते हैं, साइन बदलो पहले तो, टी, और ये कितना जाएगा, 4000 केल्विन, जब तक टेम्परेचर 4000 केल्विन से ज्यादा है, तब तक प्रोसेस क्या रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आंसर में ढूंढना 4000 से ऊपर वाला, तो दिक्कत आगे सुन में। नेक्स्ट में, चेंज इन एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर केमिकल रिएक्शन, अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन दे और उसके लिए एंट्रोपी और गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज पूछे, जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2A2 + 2B2 रिएक्शन करके बनाता है A4B4, क्या बनाता है, हमें डेल्टा एस A2 का दिया, डेल्टा एस B2 का दिया, डेल्टा एस
A4B4 का दिया है, हमें डेल्टा जी A2 का दिया है, B2 का दिया है, A4B4 का दिया है, तो आपको निकालना है डेल्टा एस। तो देखो हमें डेल्टा एस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का दिया है, लेकिन यहाँ तो रिएक्शन हुई है, क्या हुई है? तो डेल्टा एस किसका निकलेगा? रिएक्शन का। तो रिएक्शन का डेल्टा एस कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट का एंट्रोपी माइनस है रिएक्टेंट की एंट्रोपी। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, प्रोडक्ट की एंट्रोपी निकालेंगे तो डेल्टा एस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है? A4B4, A4B4 की एंट्रोपी कितनी है? Z। तो अपन क्या लिखेंगे? Z। क्या लिखेंगे? Z माइनस रिएक्टेंट कौन है? A2B2, A2 की कितनी है? X, लेकिन ये A2 थोड़ी, यहाँ तो 2A2 है, कितना है? तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? रिएक्टेंट में 2X, क्या लिखेंगे? 2X। इसी तरह B2 की कितनी है? Y, लेकिन यहाँ कितना B2 है? 2B2, तो यहाँ क्या लिखोगे? प्लस 2Y। ये बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो। इसी तरह डेल्टा जी निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा? अपन प्रोडक्ट की कितनी दी है बेटा? टी माइनस, गलती बेटा एक ही होती है, बच्चा रिएक्टेंट की सीधी यू मान लेता है। अरे यू नहीं, यहाँ पे 2A2, अगर यहाँ 4A2 तो कितना करते? 4। 3/2 होते तो कितने से मल्टीप्लाई करते? 3/2 से, क्योंकि ये तो सिर्फ एक A2 के, यहाँ कितने A2 है? 2। तो अपन क्या लिखेंगे? 2U प्लस 2V। क्या रिएक्शन के निकाल लोगे बेटा? बहुत बार क्या होता है कि आपको डेल्टा एस गिवन होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, डेल्टा एच पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? क्योंकि आप डेल्टा एच निकाल लोगे रिएक्शन का, डेल्टा जी निकाल लोगे रिएक्शन का, और डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ए टी डेल्टा एस। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट मैंने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ पे थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकली नहीं है अपने को, बस ऐसे पढ़ना है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है बेटा? इसे हम स्लोट टीएलओटी बोलते हैं, सेकंड लॉ को स्लोट एसएलओटी। क्या कहता है कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन नहीं, परफेक्टली क्रिस्टलाइन मतलब एकदम क्रिस्टल होना चाहिए, सॉलिड, साथ में क्या होना चाहिए? सॉलिड, वरना तो अप्लीकेबल ही नहीं है। सॉलिड एट 0 केल्विन, एट ए, जब टेम्परेचर भी कितना हो? 0 केल्विन, देन इट्स एंट्रोपी अप्रोच टू 0, उसकी एंट्रोपी किसको अप्रोच कर जाती है? 0 को अप्रोच कर जाती है। दोबारा सुनो, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन, देन इट्स एंट्रोपी अप्रोच टू, इसकी एंट्रोपी क्या? तुम्हें क्वेश्चन पूछो क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी 0 होती है? ना, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की हमेशा होती है ना 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे सबकी होती है कि ना परफेक्टली क्रिस्टलाइन की। अब आपने यहाँ चीज देखी बेटा, मैंने हमेशा डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा यू ये निकाले बेटा, तो बोलो कभी भी आपको जी की वैल्यू निकालते देखा है? नहीं। कभी एच नहीं निकाला, कभी यू नहीं निकाला, हमने चेंज निकाला। क्या निकाला? क्यों? क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू पता ही नहीं, इनिशियल वैल्यू पता ही, हम चेंज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? चेंज। शुरुआत कहां से हो हमें पता ही, तो बोलो हम क्या निकाल रहे हैं? चेंज। क्लियर है? तो इसी तरह हम डेल्टा एस का भी चेंज निकालते, क्या निकालते हैं? तो चेंज क्या होगा? जैसे मुझसे कोई एफ एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, अगर मैं इनिशियल 0 केल्विन ले लूं, कितना ले लूं? तो इनिशियल तो एंट्रोपी कितनी है? 0। तो क्या हम एग्जैक्टली फाइनल वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में? तो हम एंट्रोपी है उसकी हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग थ्लोट वी कैन कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। We have only one thermodynamic term which give perfect value, बाकी किसी का परफेक्ट वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, लेकिन फिर भी हमारे साथ समस्या क्या है? हम H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, H2 ICA मतलब सॉलिड IC होता है, HCl डज नॉट फॉलो थ्लोट, इनकी हम तब भी नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि इनके परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते ही, अगर आपके परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बनते तो आप कुछ भी कर लो, आप कभी भी क्या नहीं निकाल सकते बेटा? एंट्रोपी। आगे एग्जैक्ट वैल्यू डेल्टा एस तो निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एंट्रोपी एस नहीं निकाल सकते, चेंज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? चेंज। अब देखो आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, और बोलो, और आप कभी भी क्या कर सकते हो, आपको अगर कोई पूछे कि डेल्टा एच की वैल्यू दूं, डेल्टा एस की वैल्यू दूं, तो डेल्टा जी निकाल के बता दोगे स्पॉन्टेनियस के कि नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हमें एग्जामिनर से पूछता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, ऐसा कौन सा जब टेम्परेचर लो पे होगा, टेम्परेचर हाई पे होगा, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब कभी नहीं होगा? जैसे मैंने पहली कंडीशन ली कि डेल्टा एच तो पॉजिटिव, डेल्टा एच कैसा है? डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव पता नहीं क्या होगा? एंडोथर्मिक में ना, और ये तो निकालना सिखा रखा है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रखूंगा तो ऑल ओवर फॉर्मूला ये रह जाएगा भाई, ये पॉजिटिव रखने पे नेगेटिव पॉजिटिव मिला कि नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? एंड स्पॉन्टेनियस कब आएगी? जब ये वाली चीज क्या है बेटा?
ये वाली चीज क्या है, नेगेटिव। और ये वाली चीज नेगेटिव कब आएगी बेटा, सिंपल सी डेल्टा एस नहीं, जब ये वैल्यू बड़ी हो, पूरी वैल्यू क्या हो जाए, टी डेल्टा एस से बड़ी हो जाए। भैया सारी टी डेल्टा एस किससे बड़ी हो जाए, डेल्टा एस से, तो ऑल ओवर तो नेगेटिव आएगा, और डेल्टा जी हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। अरे बोलो, तो ऐसा कब होगा कि ऐसा मैं कहूँ, हम ऐसी चीज बताओ जो हमेशा होगा, जब मैं टेम्परेचर क्या ले लूं, हाई क्या ले लूं, जितना बड़ा टेम्परेचर लूंगा उतनी बड़ी वैल्यू आएगी, और जितनी बड़ी ये वैल्यू आएगी उतना ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो ऐसी प्रोसेस में जितना टेम्परेचर हाई करूंगा उतनी प्रोसेस क्या जाएगी, स्पॉन्टेनियस क्या जाएगी। ये बात समझ में आई बेटा। नेक्स्ट देखो केस सेकंड है, डेल्टा एच क्या है बेटा, डेल्टा एच कैसा है बेटा, नेगेटिव, और डेल्टा एच कैसा हो, पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव रखूंगा तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव रखूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर ये क्या रहेगा, नेगेटिव। अब मैं कुछ भी रखूं हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, डेल्टा एच की वैल्यू तो पहले नेगेटिव रख दी, ये तो ऑल ओवर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। ये प्रोसेस हमेशा ही ऑलवेज क्या है, स्पॉन्टेनियस। ऑप्शन देगा इनमें से कौन सी है जिसमें डेल्टा प्रोसेस हमेशा फिजिबल है, ये प्रोसेस हमेशा ही क्या है, फिजिबल। ये बात समझ में है बेटा, अरे बोलो। नेक्स्ट देखो बेटा, केस थर्ड है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच भी नेगेटिव, तो देखो अगर मैं डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव रखूं तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और ये डेल्टा एच नेगेटिव रखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या इक्वेशन ये बनेगी। अब डेल्टा जी लेस देन जीरो कब आएगा, जब ये वाली वैल्यू छोटी आई इससे, तो इसका मतलब डेल्टा एच क्या आना चाहिए बेटा, टी डेल्टा एच से बड़ा, और टी डेल्टा एच से बड़ा कब आएगा, जब टी क्या हो, छोटा। अगर टी बड़ा कर दूंगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा, तो हमें टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, लो। आगे बात सुन, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कब टेम्परेचर लो रखना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है, बना लो कंडीशन, ऑप्शन आएगा ना अपने पास। तो केस फोर है बेटा, जब डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच है नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव रखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा एच प्लस ए टी डेल्टा एस। अब चाहे कुछ भी रख दे, कुछ भी वैल्यू रखो, डेल्टा जी हमेशा ही क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, और प्रोसेस हमेशा ही क्या आएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बात सबको समझ में आई बेटा, पक्का? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है बेटा। नेक्स्ट वन है एंट्रोपी फॉर डिफरेंट प्रोसेस, एंट्रोपी फॉर है, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आइसोथर्मल एंड आइडियल गैस, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, आइसोथर्मल एंड आइडियल गैस, सिर्फ आइसोथर्मल और वो भी आइडियल गैस के लिए। अब आपको पता है सबसे पहले मैं रिवर्सिबल के लिए पढ़ना चाहता हूँ, किसके लिए पढ़ना चाहता हूँ, रिवर्सिबल के लिए सिस्टम की एंट्रोपी, सराउंडिंग की एंट्रोपी और यूनिवर्स की एंट्रोपी। अब आपको पता है बेटा आइसोथर्मल है, आइडियल गैस है, तो डेल्टा सिस्टम का डेल्टा एस क्या होता है बेटा, एन आर सॉरी एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन, आइसोथर्मल है क्या है बेटा, तो ये टर्म तो जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा एस किसके बराबर हो गया, एन आर एल एन वी टू अपॉन ए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एस इक्वल टू एन आर एल एन वी टू अपॉन ए वी वन, और प्रेशर में बोलूंगा तो पी वन अपॉन ए पी टू। लेकिन मुझे पता है रिवर्सिबल प्रोसेस है, और मैंने तुम्हें सिखाया था रिवर्सिबल प्रोसेस कैसी होती है बेटा, बोलो। रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है, किसमें होती है, मैंने आपको सिखाया था रिवर्सिबल हमेशा किसमें होता है, इक्विलिब्रियम में। और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है, और इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आता है, जीरो। तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या है, जीरो। डेल्टा एस सिस्टम कितना है, एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो बताओ सराउंडिंग कितना होगा, माइनस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। क्यों, क्योंकि सर एग्जैक्टली बराबर कर दिया हमने, तभी तो जीरो आएगा, दोनों का सम ही तो है वो। अरे बोलो, तो मुझे ये एन आर एल एन वी टू अपन वी वन पता था, तो क्या मुझे सराउंडिंग का पता लग गया। तो अब आगे से देखो ध्यान से, रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल में यूनिवर्स तो जीरो है, तो जितना सिस्टम होगा उसका अपोजिट में सराउंडिंग का होगा, और सिस्टम का तो मुझे पता है एन आर एल एन वी टू अपॉन ए वी वन, तो इसका मुझे कोई दिक्कत है नहीं। ये बात समझ में आई बेटा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, किसके लिए पूछा गया, सबसे पहले पूछा गया डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग और डेल्टा एस यूनिवर्स। एक चीज ध्यान रखना, सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है बेटा, सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है, बोलते हैं उसको स्टेट फंक्शन, क्या होती है, स्टेट फंक्शन। लेकिन सराउंडिंग की एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, नहीं होती है, ये पॉइंट लिख लेना। सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है बेटा, स्टेट फंक्शन, लेकिन सराउंडिंग की एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, नहीं होती है। सिस्टम की एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होती है, कैसी होती है बेटा, स्टेट फंक्शन, लेकिन सराउंडिंग की एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, नहीं होती है। देख लिया। अब देखो ध्यान से,
अपने पास दिया हुआ डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग। तो मुझे एक बात बताओ, क्या सिस्टम की एंट्रोपी डेल्टा एस तो सीधा यही आ जाएगा बेटा, एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, इरिवर्सिबल के लिए भी। ये रिवर्सिबल का था, इरिवर्सिबल के लिए भी क्यों? क्योंकि आपने कल ही बताया था कि सर सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है, स्टेट फंक्शन। तो पाथ से क्या मतलब है, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, सिस्टम की तो सेम ही रहेगी, आइसोथर्मल है। अरे बोलो, बात करते हैं सराउंडिंग की, किसकी बात करते हैं, सराउंडिंग की। उसको छोड़ो, यूनिवर्स की कितनी आएगी, तो बड़ा जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है सब क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस क्या होती है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स अपने आप ही क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आ गया, वहां तक कोई दिक्कत, यूनिवर्स क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस सिस्टम क्या आ गया, एन आर एल एन वी टू अपॉन ए वी वन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत कि सर सराउंडिंग, मैंने कहा सराउंडिंग निकालना मुझे आता ही नहीं है। आता मतलब अभी अपने को जेई मेंस में नहीं चाहिए, एडवांस के टाइम देखेंगे। बोलो, हमने इसको डॉट करके छोड़ दिया, डॉट करके छोड़ दिया, क्यों पढ़े आर्यवास में तो हमसे दो ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो सिस्टम की पूछेगा या यूनिवर्स की पूछेगा। क्या पूछेगा, यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो, यूनिवर्स क्या है, कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आएगा, जीरो। हमें यहाँ सिस्टम की पद्धति उल्टा करके सराउंडिंग निकाल लिया, यहाँ तो सिस्टम तो बराबर रहने वाले, क्योंकि पांच से को लेना देना ही नहीं है। हाँ, डेल्टा एस सराउंडिंग हमने निकाली नहीं, क्योंकि सराउंडिंग की एंट्रोपी बेटा स्टेट फंक्शन है, नहीं होती। बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट वन है बेटा एडियाबेटिक, क्या है बेटा, एडियाबेटिक को भी आइडियल केस के लिए पढ़ रहे हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सिबल, किसकी बात करते हैं। अब मुझे बताओ, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यूनिवर्स का तो कितना होना है, जीरो। अब मुझे पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज किया ही नहीं, और सराउंडिंग के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, हीट एक्सचेंज किया ही नहीं है, तो सराउंडिंग की भी डेल्टा एस क्या आएगा, जीरो। डेल्टा सराउंडिंग में कितना आएगा, अरे बोलो, तो डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो है, डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो है, तो सिस्टम को भी जीरो होना पड़ेगा। तो याद रखना, रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स सब जीरो है एडियाबेटिक में, आर्यवास में। जबकि आइसोथर्मल में सब जीरो, यूनिवर्स जीरो था, सिस्टम सराउंडिंग ऑपोजिट थे, यहाँ सब क्या है, जीरो। दोनों को एक साथ याद रखोगे। आइसोथर्मल में रिवर्सिबल में ये नहीं, वो जीरो था, वो तो हमेशा जीरो होता है, ये दोनों ऑपोजिट थे, यहाँ तो बराबर सब जीरो है। लेकिन अगर मैं इरिवर्सिबल में बात करूं, किसमें बात करूं, इरिवर्सिबल में मुझे पता है डेल्टा एस यूनिवर्स तो ग्रेटर देन जीरो है। डेल्टा एस यूनिवर्स तो क्या है, सराउंडिंग के साथ मैंने कोई एक्सचेंज किया नहीं, तो सराउंडिंग क्या है, जीरो। सराउंडिंग जीरो, यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो है, सिस्टम अपने आप ही क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अभी तो यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो पाएगा, याद हुआ। फिर शुरू से देख लो, पहले क्या कहा हमने, डेल्टा सिस्टम तो हमने निकाल लिया, एनआर वी टू अपॉन वी वन, यूनिवर्स जीरो है तो सराउंडिंग भी निकाल ली, हमें पता है यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो है, सिस्टम तो वही रह गया, स्टेट फंक्शन है, सराउंडिंग का पता नहीं, सराउंडिंग का पता नहीं। फिर हम आइडियल एडियाबेटिक में गए, तो सराउंडिंग तो पक्का जीरो एडियाबेटिक में, क्योंकि लेना देना ही नहीं है, तो सराउंडिंग तो जीरो हो गया। यूनिवर्स क्या है बेटा, जीरो, तो जीरो जीरो जीरो, ये तो जीरो, यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी ग्रेटर देन जीरो। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या है। तो देखो बेटा, मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन बाय ए सिस्टम, मैक्सिमम वर्क डन बाय ए सिस्टम कैन डू, कोई सिस्टम कितना काम कर सकता है, व्हेन इट अंडरगो, वेट इन अंडरगो in a chemical reaction, when undergo in a chemical reaction at constant temperature and a pressure, कि कोई भी सिस्टम कितना काम कर सकता है, कोई भी सिस्टम है कब, जब सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन, डेल्टा जी केमिकल रिएक्शन के लिए, किसके लिए, कोई केमिकल रिएक्शन होती है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर है प्रेशर पे, तो कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई केमिकल रिएक्शन होती है तब भी तो सिस्टम काम करता है, तो वो सिस्टम कितना काम कर सकता है, दिस मैक्सिमम वर्क डन आल्सो नोन एज नॉन एक्सपेंशन वर्क, क्या बोलते हैं, इसी मैक्सिमम वर्क को क्या बोलते हैं, नॉन एक्सपेंशन वर्क। क्या बात समझ में आई बेटा, क्या काम ने कि किसी सिस्टम के द्वारा किया गया, डेल्टा जी को फिजिकल सिग्निफिकेंस किया, किसी सिस्टम के द्वारा किया गया मैक्सिमम कार्य काम वर्क कब है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब केमिकल रिएक्शन होती है, इसी को क्या बोलते हैं, नॉन एक्सपेंशन वर्क। तो डब्ल्यू मैक्स क्या है बेटा, डेल्टा जी क्या है बेटा, अरे बोलो। अब मुझे बताओ कि अगर डेल्टा जी किसी प्रोसेस का लेस देन जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, तो डेल्टा जी लेस देन जीरो, तो वर्क भी क्या आएगा,
और वर्क लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या, सिस्टम काम कर रहा है, और सिस्टम काम कर रहा है तभी तो स्पॉन्टेनियस हुआ, तभी तो क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस। भाई सिस्टम ही काम कर रहा है। अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो तो वर्क भी कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो, और वर्क ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और तो सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस कैसे, वो हमसे करवा रहा है। जैसे पानी ऊपर चढ़ा रहे हैं तो हम चढ़ा रहे हैं, मोटर चढ़ा रही है, अपने आप थोड़ी चढ़ रहा है। डेल्टा जी जीरो है तो वर्क भी क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ सिस्टम कोई काम है नहीं कर रहा। इतना ही अपना थर्मोडायनेमिक्स है। इसके बाद जो है वो क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलो जी।